हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग अभी तक कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं, कूलम्स लॉ पे बेस्ड प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है मेटल्स। मेटल के बारे में मैं आपको 3 या 4 पार्ट्स में थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा, फिर अंत में हम लोग अच्छे से मेटल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ मेटल का पार्ट 1 ले रहा हूं जो कि डायरेक्टली चार्ज से रिलेटेड है। तो मेटल का पार्ट 1 है हमारे सामने, मेटल्स पार्ट 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन मेटेलिक बॉडी। कहने का मतलब है हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि अगर मैं एक मेटेलिक बॉडी पर चार्ज डाल दूं, अगर मैं मेटेलिक बॉडी को चार्ज करूं, एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट को चार्ज करूं, तो उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज कहां रहेगा, किधर रहेगा। तो बहुत सिंपल सा इसका फंडा है। दो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कह रहा है कि मान लेते हैं ये मेरे पास एक मेटेलिक बॉडी है, इसके ऊपर मैं कहीं से जाके निगेटिव चार्ज डाल दिया, मैंने कहीं से निगेटिव चार्ज लाया, इसके ऊपर रख दिया। निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स लाया, इलेक्ट्रॉन्स को इसके ऊपर रख दिया और इसके सेंटर पे रख दिया लेट से। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन 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 इस तरीके से कुछ निगेटिव चार्ज आ गया। अब सोचिए, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, दो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसलिए ये रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर दूर भागना चाहेंगे, और वो भाग भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि वो मेटेलिक बॉडी के अंदर ट्रैवल करने के लिए फ्री है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। तो ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन these electrons will move apart, move away from each other। ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा। कब तक भागता रहेगा? तब तक जब तक कि इसके पास रास्ता हो। तो मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अल्टीमेटली मेटल के सरफेस पे जाके रुकेंगे। अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस पे जाके रुकेंगे, और सारा का सारा जो चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो सरफेस पे आ जाएगा, सेंटर पे कोई चार्ज नहीं होगा। इसी का अगर मैं दूसरा फॉर्म देखूं जिसमें मैं पॉजिटिव चार्ज डाल दूं, तो लेट से मैंने यहां पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, सेंटर पे डाल दिया। अब पॉजिटिव चार्ज डालने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। मैंने मान लेता हूं सेंटर से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया, सेंटर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज मैंने इकट्ठा कर दिया, एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल चुका हूं, यहां पे खूब सारा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो इससे दूर थे, जो सरफेस पर थे इस कंडक्टर के, वो सारे उन इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करके अपने पास बुला लेगा। तब तक बुलाता रहेगा जब तक अंदर कोई भी चार्ज बचा रह जाए। मतलब जब तक मेटेलिक बॉडी के अंदर कुछ चार्ज बचा रहेगा तब तक ये बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को अंदर बुलाता रहेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, अगर सरफेस से इलेक्ट्रॉन चले गए तो सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटाने से पॉजिटिव चार्ज आता है। तो बेसिकली इन जगहों पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो फिर से आप देखोगे, चाहे पहला केस देखो, चाहे दूसरा केस देखो, चाहे नेगेटिव चार्ज का केस देखो, चाहे पॉजिटिव चार्ज का केस देखो, आप क्या देख सकते हो? जो अल्टीमेटली जो चार्ज है वो मेटल के सरफेस पर पाया गया। जब चार्जेस का मोशन रुक गया उस वक्त मेटेलिक बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। इस सेकंड केस को समझने के लिए लोग ऐसे भी समझते हैं कि मान लेते हैं ये मेटेलिक बॉडी है, अंदर हमने कुछ पॉजिटिव चार्जेस डाल दिए, तो ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करके सरफेस पे चले जाएंगे और अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्जेस सरफेस पे पहुंच जाएंगे। यहां से पॉजिटिव चार्ज दूर चला गया, इसलिए अब यहां कोई चार्ज नहीं बचेगा, सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। तो हमने पहली चीज क्या सीखी कि ऑल चार्ज ऑन मेटेलिक बॉडी reside at the outer surface of
मेटल। क्या होता है, जितना भी चार्ज एक मेटलिक बॉडी पे आप डालोगे वो सारा का सारा चार्ज उस मेटल के सरफेस पे पाया जाएगा। उसकी बॉडी के अंदर, उसके वॉल्यूम के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। मतलब ये चार्ज जब मूव करते करते रेस्ट पे आएंगे तो रेस्ट पे आने के बाद हम देखेंगे कि सारे चार्जेस मेटल के सरफेस पर है। मेटलिक बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होता अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट को मैं बिना किसी प्रूफ के बस मेंशन कर दे रहा हूं। उस पॉइंट में मैं क्या बताना चाहता हूं कि मान लेते हैं मेरे पास ये कुछ ऐसा कंडक्टर है, ये एक कंडक्टिंग बॉडी है, ये एक मेटलिक बॉडी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी मेटल्स के बारे में बात कर रहा हूं बेसिकली वो कंडक्टर्स के लिए ट्रू है। हम यहां पर कंडक्टर्स पढ़ रहे हैं, मेटल्स तो को मैं सिर्फ सिनोनिम ऑफ कंडक्टर की तरह यूज कर रहा हूं। इस चैप्टर में मेटल्स और कंडक्टर को हम सिनोनिम्स की तरह यूज करेंगे क्योंकि ज्यादातर मेटल कंडक्टर होते हैं। ज्यादातर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम मेटल्स को कंडक्टर का सिनोनिम की तरह यूज करेंगे इस चैप्टर के लिए। तो अगर मेरे पास ये मेटलिक बॉडी है, अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है जिसके ऊपर मैंने कुछ चार्ज डाला, तो हमें पता है वो चार्ज जो है सरफेस पे पाया जाएगा, आउटर सरफेस पे। पर उसमें एक खास इंटरेस्टिंग चीज है, वो जो चार्ज है वो यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, यहां पे ज्यादा पास पास में होगा चार्ज, यहां पर दूर दूर होगा। यहां थोड़ा पास पास होगा, यहां दूर दूर होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि द सरफेस चार्ज डेंसिटी on a metallic body is inversely proportional to radius of curvature। आपका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है एक मेटलिक बॉडी पर, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, देख सकते हैं यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, बहुत छोटा सा रेडियस है ना, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब शार्प पॉइंट्स पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, मतलब ब्लंट एरियाज, वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी। जहां पर शार्प पॉइंट्स हो, मेटलिक बॉडी पे जहां जहां शार्प पॉइंट्स मिलेंगे वहां वहां चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। जहां पे शार्प पॉइंट्स नहीं होंगे, जहां ब्लंट एरियाज होंगे, वहां पर चार्ज डेंसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं मेटल से बेस्ड। एग्जाम्पल क्या कहता है? टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, R1 लेस देन R2, दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं जिनका रेडियस दे रखा है R1 और R2 सच दैट R1 R2 से छोटा है। दे कैरी चार्ज Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली। दो स्फीयर्स हैं, दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं जिनका रेडियस दे रखा है R1 R2, उनके ऊपर चार्ज दे रखा है Q1 एंड Q2। इफ द टू स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर, ड्रॉ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिस्टम। अब सोचिए, वैसे तो जब हम स्फीयर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है सॉलिड स्फीयर, पर क्या दो कंसेंट्रिक सॉलिड स्फीयर्स हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि एक सॉलिड स्फीयर के अंदर दूसरा सॉलिड स्फीयर हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां ऑटोमेटिकली एज्यूम्ड है कि स्फीयर्स का मतलब इस केस में क्या है? इस केस में स्फीयर का मतलब है हॉलो स्फीयर। तो मेरे पास दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर है, मैं ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे जो क्वेश्चन में कह रहा है। अंदर वाले का रेडियस दे रखा है आपको R1, बाहर वाले स्फीयर का रेडियस दे रखा है R2। अच्छा, स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है तो स्मॉल R1 एंड दिस इज स्मॉल R2। आपसे कहा गया है इन दोनों स्फीयर्स पे हमने चार्ज डाला है कितना कितना, Q1 एंड Q2।
तो अंदर वाले स्फेयर पे चार्ज Q1 है, बाहर वाले स्फेयर पे चार्ज Q2 है। फिर इफ द टू स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर, इन दोनों स्फीयर्स को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। मतलब ये वायर है, यहां पे मान लेते हैं की है, हमने इस की को क्लोज कर दिया। हमने इस की को क्लोज किया तो अंदर वाला स्फीयर और बाहर वाला स्फीयर आपस में कनेक्ट हो गए। हमें बताना है ड्रॉ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। क्या होगा ऐसे में, समझिए। जैसे ही मैंने इन दोनों स्फीयर्स को एक वायर से कनेक्ट किया, वायर कंडक्टिंग है, ठीक है, अंदर वाला स्फीयर कंडक्टिंग है, बाहर वाला स्फीयर कंडक्टिंग है, ओवरऑल क्या हो गया, एक कंडक्टिंग बॉडी हो गई है। दिस इज सिंपली वन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। अब इस कंडक्टिंग बॉडी पे जो चार्ज होगा वो कहां पाया जाएगा? द चार्ज ऑन अ कंडक्टिंग बॉडी इज फाउंड एट द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। आउटर सरफेस ये रहा। तो आप क्या देखोगे, यहां का अंदर का जो चार्ज Q1 है, ये पूरा का पूरा चार्ज इस वायर के थ्रू फ्लो करते हुए बाहर वाले स्फीयर पे आ जाएगा। तो बाहर वाले स्फीयर में पहले से चार्ज Q2 था, अब कितना हो जाएगा? ये Q1 तो जीरो हो गया क्योंकि सारा चार्ज बाहर चला गया, लेकिन बाहर का चार्ज कितना हो गया? Q2 की जगह Q1 प्लस Q2, क्योंकि अंदर का सारा चार्ज बाहर आ गया। तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज बाहर है, और क्योंकि सिमेट्रिक केस है, सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा कुछ इस तरीके का, जिसमें सारा का सारा चार्ज बाहर है, Q1 प्लस Q2, अगर हमने दोनों कंसेंट्रिक स्फीयर्स को आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया तो।